If we talk about Ofcom is the biggest regulator you can say in the UK. ठीक है, this is self-funded. Okay, independent. They are working on future technologies. ठीक है, देयर स्टार्ट्स रिलीज करते हैं ये लोग. ठीक है, कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड दी वर्ल्ड. ठीक है, ये सिर्फ टीवी रेडियो डेटा नहीं देखते हैं, ये लोग मेल सर्विसेज को भी देखते हैं. सही है. ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो विथ यू. चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट ऑफकॉम. ठीक है जी, दीज आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेबसाइट. ठीक है, so if we talk about Ofcom, Office of Communication, which is considered as the biggest regulator within the UK. ठीक है, if we talk about the core areas of regulation, it expands from radio, TV, digital एंड मेल सर्विस ऑल्सो. कि भाई मेल्स. अच्छा, अब इनका जो एरिया है ना, ठीक है, देयर आर सो मेनी एरियाज ऑफ द रेगुलेटर्स. एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी एरिया. क्या कहते हैं बेटा? एडवाइजरी एरिया का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड. इनका काम होता है एडवाइसेस देना. क्या देना बेटा? एडवाइसेस इन अ सेंस ऑफ व्हाट? एडवाइसेस क्या भाई, कि आपने किस तरीके से डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है. ठीक है, दीज आर फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते. अब लेट्स, अगर कोई फॉल्स क्या कहते हैं क्लेम करता है, सही है, तो ऑडियंसेस कैन रिपोर्ट द बिजनेसेस. ठीक है, अगर हम इनके एडवाइजरी रोल की बात करें ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेटर का. ठीक है, दुनिया. अच्छा, ऑफकॉम की जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ऑफकॉम की हो गई, BBFC की हो गई. दीज आर कंसिडर्ड एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अदर रेगुलेटर्स ऑल्सो. ठीक है, यार दिस इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि भाई व्हाट ऑफकॉम इज़ डूइंग. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सो ऑटोमेटिकली इट कुड बी कंसिडर्ड एडवाइस फॉर बिजनेसेस एंड एडवाइस फॉर कंज्यूमर्स. सही है. कंज्यूमर्स कौन है भाई? लेट्स से बिजनेसेस को बताया जा रहा है भाई आपने नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू एवरीवन शुड बी देयर. फिर दूसरी तरफ आप कंज्यूमर को बोल रहे हो कि भाई आपने कैसे कंज्यूम करना है कंटेंट. ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन को क्या ऑनर कैसे करना है. ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड. फिर क्या होता है, आपका एडवाइस फॉर द बिजनेसेस हो गया. ठीक है, एडवाइस फॉर द कंज्यूमर्स हो गया. ठीक है, ठीक है, कि भाई लेट्स सपोज किस तरह से यूज़ करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है. फिर आता है कंसल्टेशंस एंड सेटलमेंट्स. अगर कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर दें किसी इंसिडेंट को. ठीक है, तो वो उसकी सेटलमेंट्स डेवलप करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं उस हवाले से. ठीक है, ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस आते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है, फिर आता है इन्फोर्समेंट. हाउ वी मेक श्योर कंपनीज फॉलो अवर रूल्स टू प्रोटेक्ट अवर कस्टमर्स एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन. अब क्या होता है इन्फोर्समेंट का? कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि भाई देयर शुड नॉट बी ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, लाइसेंसिंग को मैक्सिमाइज. अब ज़रा एग्जाम्पल लो, अगर आपकी कंट्री में सिर्फ एक कंपनी 4G दे रही हो तो कितने का देगी? तो पता है जोंग ने अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर में रिवाइव जो किया था वो अपने 4G से किया था. आज आप मोस्ट यू कैन फील दिस थिंग कि इन पाकिस्तान हर बंदे के पास उसका नॉर्मल नंबर जैज़ या वारिद का होगा और उसके पास जो कॉर्पोरेट के अंदर कल्चर है होगी. ठीक है, और उसके बाद एक जोंग की सिम ज़रूर होगी. सही है, ये मोस्टली इसने जोंग ने 4G मार्केट को ग्रैब किया था. जोंग ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे. ठीक है, कि उसको एक टाइम तक सिंगल सेलर एडवांटेज मिलना था. सही है, तो उसने क्या किया था, 4G लॉन्च किया था. सही है, और जो 4G लॉन्च किया था
तो उसको ऑटोमेटिकली उसने मार्केट को ग्रैब कर लिया था। आज सबके पास 4G है, लेकिन जोंग 4G जो है वो एक तरह से अपनी स्टैंडिंग को, पोजिशनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करके बैठा है। अब होता ये है कि जो एज अ रेगुलेटर इनकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम सेलर्स मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अब जब आप मैक्सिमम सेलर्स होंगे तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगी। वही वाली बात है ना, जब पाकिस्तान में नया नया फ़ोन आया था, ठीक है, तो इशू क्या था भाई, जैज़ और मोबिलिंग जो था वो 10 रुपये कॉल करने के, 3 रुपये कॉल रिसीव करने के चार्ज करता था। समझ आई बात? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं ताकि कोई एक एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्लियर हो रही है बात? फिर आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन हो, इंडस्ट्री को बताया जाए कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड किस तरह से आप मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस, इन्फॉर्मेशन के लाइसेंस कब देंगे हम, टीवी का, रेडियो का लाइसेंस कब देंगे। देखिए रेडियो स्टेशन को फॉर्म करना बहुत आसान काम है। आप इस रूम के अंदर भी रेडियो स्टेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर आपका ट्रांसमीटर लगा है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक्चुअली इसको कहते हैं, अगर आपने बगैर लाइसेंस के रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर लिया तो हम कहते हैं पायरेट रेडियो कहते हैं, ठीक है, उसको हम पायरेट रेडियो करते हैं। ऑफकॉम की बहुत बड़ी वर्किंग है पायरेट रेडियोज़ के हवाले से कि पायरेट रेडियो की फंक्शनिंग को किस तरह से रिड्यूस या मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। तो एक्चुअल में रेडियो की जो सबसे महंगी चीज़ होती है उसका लाइसेंस होता है। इनफैक्ट रेडियो की ऑपरेशन कॉस्ट भी कुछ नहीं होती। आप रेडियो के ऑफिस देखोगे ना, छोटे छोटे ऑफिस में बने हुए रेडियो स्टेशन, ठीक है। कराची के अंदर आप क्या नाम है, वहाँ पे चले जाओ, फोरम पे चले जाओ, वहाँ पे ऑफिस हैं, क्या कहते हैं आपका, ये जो शारा फैसल है, छोटे छोटे ऑफिस हैं, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट, असल चीज़ उनका ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, असल चीज़ उनका लाइसेंस होता है। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किसी ने इन्वेस्टर ने इन्वॉल्व होना हो तो ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। फिर न्यूज़ एंड अपडेट्स, ठीक है। फिर आता है रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा का सीन क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये कस्टमर यूजेज के हवाले से, ऑनलाइन यूजेज के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपना डेटा इशू करते हैं। समझो कि भाई इस साल जो है ई शॉपिंग कितनी हुई, सब्सक्राइबर्स कितनी हुई। इनफैक्ट जो होती है जो इलीगल वेबसाइट्स होती हैं उसका एक्सेस के ऊपर भी बात की जाती है। पॉर्न एक्सेस की भी बात होती है कि भाई ये इन वेबसाइट को कितना एक्सेस करने की कोशिश की, कौन सी एथनिसिटी के लोग ज़्यादा देख रहे हैं ये चीज़, वो भी ये चीज़ फॉलो करते हैं और इन स्टैट्स को इशू करते हैं, ठीक है। एंड दीज स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसेस। आपको पता चलता है कि ई शॉपिंग की मार्केट कितनी है। समझ आई बात? अभी पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के अंदर अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिसने कोई फिगर दिया हो कि इतने की लोग परचेज करते हैं। समझ आई बात? अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप अगर ये वर्किंग दे दो, अगर आप फिगर्स दोगे तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आ सकता है पाकिस्तान में, FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। अब उनको पता चलेगा भाई ये गवर्नमेंट कह रही है कि इतने पैसे, इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में। समझ आई बात? तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को लुक आफ्टर करती हैं। देखो, इफ़ योर रेगुलेटर इज़ गुड एंड स्ट्रॉन्ग, लोग गलत ऑर्डर भी नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर एक बंदा बार बार ऑर्डर करके डिक्लाइन कर रहा है ऑर्डर को, सही है, तो वो IP के ऊपर ऑर्डर जाने से पहले इंटीमेट हो सकता है सेलर को कि भाई ये ID वाला जो है ऑर्डर बुला के बोलता है मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ई शॉपिंग का प्रॉब्लम है वो यही है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अभी आप देखो, इसीलिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको 3-4 मरतबा कन्फर्मेशन लेते हैं आपसे, आपको एक फ़ोन कॉल आएगा, आपका व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, OTP मांगेगा बार बार, वो सही है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है, ये पाकिस्तान में कल्चर है भाई, मंगवा के मनेंगे, एज ए क्लियरिटी और समझ में आई बात? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ऑफकॉम की वेबसाइट कहती है कि व्हाट वी डू एंड व्हाट वी डोंट डू, ठीक है। इनके मुताबिक पीपल आर एबल टू यूज कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रॉडबैंड, a range of companies provide quality television and radio programs that appeal to diverse audiences, ठीक है। Viewers and listeners are protected from harmful and offensive material on TV, radio and on-demand, video on-demand services, ठीक है।
पीपल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रोग्राम्स एंड डोंट हैव देयर प्राइवेसी इन्वेडेड, ठीक है, प्राइवेसी इन्वेजन नहीं होने चाहिए। भाई देखो, कई मरतबा टीवी के ऊपर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि जो लोगों को बुरे लगें, ठीक है, तो प्राइवेसी इन्वेजन हो रही है, ठीक है। लेट सपोज जैसे वो जो हमारे क्राइम शोज़ थे, जो छापा शोज़ थे, सही है, रेड शोज़, सही है, रेड शोज़ का सीन क्या था? वो प्राइवेसी इन्वेजन का सीन था। जिस दौर में ये था, आप कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, वो उसकी प्राइवेसी है, आप इन्वेड कर रहे हो उस प्राइवेसी को, सही है। Online services do their best to protect users from harm. The Universal Postal Services covers all UK addresses in 6 days a week with a standard pricing, and the radio spectrum is used for the most effective way. Radio spectrum, रेडियो सही से इस्तेमाल होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इनकी मेजर आपका किस में आती हैं? इनके डूज में आती हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं डोंट्स की तरफ कि भाई आप ये क्या नहीं कर सकते। इंडिविजुअल डिस्प्यूट सेटल नहीं कर सकते, ठीक है, होम फोन ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल प्रोवाइडर के हवाले से, यानी कि ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR स्कीम के तहत होता है। सेट स्टैंडर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, रेडियो, इंटरनेट, दीज आर रेगुलेटेड बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन द BBC वर्ल्ड सर्विसेज, चूज द लेवल ऑफ BBC लाइसेंस फीस, regulate postal offices, decide what can be printed on newspapers and magazines, printed newspapers and magazines, because वो सारा PRP, IPSO, Impress वगैरह के पास है, ठीक है। Censor what people write on posts of the internet. Our job is to make sure that online services take steps to keep their users safe, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं वो सही से काम कर रही हैं। इसके अलावा जो पोस्टल सर्विस जो लोग लिख रहे हैं उनको सेंसर नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज को स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस को फॉलो करना है, रादर देन कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है वो तमाम चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द फिल्म regulations in the UK. This is one of the most important part in terms of your media regulation element, ठीक है, because in this part we are going to understand so many media regulations related to the film. We need to understand few things, ठीक है। So अगर मैं बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ आपको लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो क्या आएगा? दैट इज़ द हाउ टू एक्सप्रेस आउट अबाउट द फिल्म्स, ठीक है, फिल्म्स को किस तरह से एक्सप्रेस आउट किया जाता है, ठीक है। UK is one of the countries having relaxed media regulations, having press freedom over there, ठीक है। अब but the UK is a very good country in terms of revival of media regulations, ठीक है। ये मीडिया रेगुलेशंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवाइव ज़रूर करते हैं। रिवाइव करने का मतलब क्या होता है? दे एनालाइज द थिंग्स, ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंट्स BBFC के हैं ऑलमोस्ट PGI के भी हैं, जो कि न्यू क्या कहते हैं गेम्स के हवाले से। देखो BBFC के हवाले से अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, ये पहले इसका जो C था ना, ये मूव किया इसने सेंसरशिप टू क्लासिफिकेशन, जो इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सेंसरशिप टू क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई न पहले ही क्या करते थे, कट करके सेंसर कर दिया करते थे, जिसकी वजह से विच हैम्पर द क्रिएटिविटी, क्लियर हो रही है बात। बट ऑन दी अदर हैंड नाउ दे आर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या होता है, चीज़ ख़राब नहीं होती है। आप बच्चों को बोल दो तो भाई ये इस एज ग्रुप के लिए है, ये इस एज ग्रुप के लिए है, राइट, ठीक है। इन्होंने अपने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, and they are also working with so many other institutions, like they also help Netflix for classification। जो आप Netflix के ऊपर क्लासिफिकेशन देखते हो वो भी BBFC की जानिब से ही हो रही होती है, ठीक है। BBFC इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली डिफरेंट क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। अब देखो देयर आर फ्यू लैंग्वेज इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सम टॉपिकल इश्यूज। अब टॉपिक्स टू डिस्कस में ये हो सकता है, भाई टॉपिक्स में आ सकता है सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स का टॉपिक हो सकता है, क्राइम हो सकता है, जिसकी वजह से ये लोग आपके कंटेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फिल्म की क्लासिफिकेशन जितनी जिस एज ग्रुप में ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फिल्म की रीच उतनी कम होती चली जाएगी। अगर एक फिल्म 18+ रेट हुई भी है, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, सही है। 18+ रेट हुई है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टारगेट मार्केट थी वो बहुत श्रिंक हो, सही है। अच्छा, अब आते हैं विजुअल इश्यूज। कि विजुअल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। विजुअल इश्यूज में न्यूडिटी आ जाती है बात, ठीक है। इसके अलावा आपका यूज़ ऑफ ड्रग्स आ सकता है, ठीक है। फिर आपका वायलेंस आ जाता है, ठीक है। इन तमाम इश्यूज़ की वजह से डिफरेंट लेवल की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो हमारे पास देखो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। 12A, अगर कहीं क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है 12A, तो इसका मतलब क्या है, आपके वो बच्चों पेरेंट्स के साथ एडल्ट शुड बी अकम्पनीड विद द चाइल्ड, ठीक है। फिर होता है PG, पेरेंटल गाइडेंस, समझ में आई बात। फिर होता है 15+, समझो, PG-13 भी हो सकता है, PG एज ग्रुप के साथ पेरेंटल गाइडेंस लिंक होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि आपकी सिनेमा रीच जो होती है वो मिनिमाइज होती चली जाती है। पर्टिकुलरली अगर वो फिल्म यंगर एज ग्रुप के लिए बनाया गया, समझ आई बात। अगर आपने यंगर एज ग्रुप के लिए वो फिल्म बनाई हुई है तो वो उसकी रीच मिनिमाइज होती चली जाती है। तो फिल्म्स की कोशिश ये होती है कि वो ऐसा कंटेंट अप्रूव करवाएं जो मैक्सिमम लोगों के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। इज ए क्लियरिटी ऑल, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, फिल्म यहाँ तक अंडरस्टैंड किया कि फिल्म को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ आगे दिखाता हूँ। देखिए, दिस इज एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द BBFC वेबसाइट, एवरीवन हियर। सो अब ऑटोमेटिकली सीन क्या है बेटा, इसका बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप पहले ऊपर रेटिंग को एनालाइज कर सकते हो। हमारे पास एक U रेटेड है, PG है, 12A यानी कि बच्चों के साथ पेरेंट एडल्ट अकम्पनीड होना चाहिए, 12 साल का बच्चा, 15 एंड 18, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ग्रीन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है एवरीवन कैन वॉच, एंड रेड का मतलब ये होता है कि फ्यू इंडिविजुअल्स में वॉच। क्लियर हो रही है बात। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। BBFC के बारे में कहते हैं भाई इस्टेब्लिश इन 1912। देखो यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी रेगुलेटर अथॉरिटी का ना पुराना होना उसके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है, समझ आई बात। किसी भी रेगुलेटर जो रेगुलेटर जितना पुराना होगा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन की केस स्टडीज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके जो वो हैं रेगुलेटर्स हैं, दे आर वेरी ओल्ड, तो दे नो, दे हैव एक्सपीरियंस, आर्काइव उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास रेफरेंस केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई रेगुलेटर नया होता है उसके पास रेफरेंस केसेस नहीं होते कि हमने इससे पहले इस तरह के मैटर को कैसे सॉर्ट आउट किया है। क्लियर हो रही बात। दे मूव फ्रॉम सेंसरशिप टू क्लासिफिकेशन, सही है जी। इंडिपेंडेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट फिल्म एंड वीडियो रेगुलेटर फॉर द UK. We are here to help choose age-appropriate films, videos, website, wherever and however you watch or use them. We do this primarily through our widely recognized and trusted age ratings and content advice. सही है। As availability of film, video and online content continues to increase and the way we consume content evolves, our work is becoming more
इम्पॉर्टेंट देन एवर। आज के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा ना, आप कह सकते हो रेगुलेटर वाइज, वो BBFC होगा, समझ रहे हो। फिर आगे आते हैं अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पहला क्या है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, वल्नरेबल एडल्ट फ्रॉम पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट, तो एम्पावर कंज्यूमर को एम्पावर करना कि वो कंप्लेन कर सके उनके अगर कोई चीज़ सही नहीं लगती। पेरेंट्स एंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन टू मेक इन्फॉर्म्ड व्यूइंग डिसीजंस, टू इनेबल कंटेंट टू रीच द वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस अप्रोप्रिएट फॉर द थीम एंड ट्रीटमेंट। यानी कि इनका मकसद ये नहीं है कि यार कोई भी कंटेंट है उसको रोक लो, इनका मकसद है कि उसको वाइडली यानी कि मैक्सिमम जितने ऑडियंस हैं हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि बिजनेस के चलने का ताल्लुक इसी के साथ। To support the rights of adults to choose their own entertainment as long as it remains within the law and it is not potentially harmful। ठीक है, कि एक तरह से उनको जो एंटरटेनमेंट लेना चाह रहा है उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, इनकी हर चीज़ इज़ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस। ठीक है, यानी कि 4 to 5 ईयर्स के अंदर ये एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं। ठीक है, इनकी जो लास्ट रिसर्च हुई थी 2023 में हुई थी। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने 12,000 इंडिविजुअल से बात की थी कि किस तरीके से कौन से कंटेंट को हमें को हमने क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ये रिपीट हो गया। दिस प्रोसेस गिव्स अस अनमैच्ड इनसाइट व्हाट यूके फाइंड एक्सेप्टेबल फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स। यानी कि इनको ऑडियंस का पता चल जाता है कि ऑडियंस किस किस्म के कंटेंट को बर्दाश्त करना चाहती है और किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वी क्लासीफाई, अच्छा फिल्म्स भी होती हैं, ट्रेलर्स, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर कंटेंट फॉर थिएट्रिकल सिनेमा रिलीज ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ हु लाइसेंस सिनेमाज अंडर द यूके लाइसेंसिंग लेजिस्लेशन। यानी कि देखो, आप कोई भी चीज़ सिनेमा में जाओगे उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वीडियो वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फिजिकल मीडिया अंडर द वीडियो रिकॉर्डिंग एक्ट। ठीक है, वीडियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वीडियो ऑन डिमांड एंड स्ट्रीमिंग अंडर द वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी सर्विसेज। यानी कि अब अगर कोई और इंस्टीट्यूशन आता है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए इनके पास कि भाई आप हमारे कंटेंट को क्लासिफाई करो, तो ये उनको करके देते हैं। ठीक है, कमर्शियल एंड इंटरनेट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव यूकेज मोबाइल नेटवर्क अंडर द वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी सर्विसेज। यानी कि कोई और आता है, यानी ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें अथेंटिकेशन है। नेटफ्लिक्स क्यों करवाता है क्लासिफिकेशन? ताकि उसकी प्रोडक्ट में अथेंटिकेशन आ जाती है। ठीक है, नो वन कैन क्वेश्चन देम।